The next is provide interest on drawings 8,000 and 12% on 10 lakhs। तो हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दो चीज़ों पे इंटरेस्ट लगाने को बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हमें सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली होता क्या है, ये आपको +2 में बहुत काम आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको, इवन आपका कंप्लीट 4th चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, ये ना फर्म को मिलती हैं। ड्राइंग्स जो हैं हमें पता है कि फर्म से प्रोपराइटर करता है, तो उन ड्राइंग्स पे प्रोपराइटर फर्म को कुछ पैसे देता है एज एन इंटरेस्ट। जैसे हम बैंक्स में एफडीज कराते हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, हम बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और एज लोन्स अगर बैंक पैसे देता है तो बैंक वहाँ से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो सेम इज द केस विद बिजनेस। बिजनेस में भी सेम चीज़ होती है कि अगर फर्म को पैसा मिल रहा है तो फर्म इंटरेस्ट देगी, अगर फर्म पैसा दे रही है तो फर्म इंटरेस्ट लेगी। तो ड्राइंग्स के केस में जो है फर्म पैसा देती है तो इंटरेस्ट जो है वो फर्म रिसीव करेगी। अब जो चीज़ फर्म रिसीव करेगी उसको किस तरह से राइट ऑफ करेगी, तो यहाँ हमारी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अमाउंट हमें वेरी सिंपली गिवन है 8,000 एंड 8,000। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बस हमें थोड़ी सी नई टर्म लगी। तो हमें हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे ही करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी फर्म के लिए इट इज़ अ गेन और हम गेन को हमेशा क्रेडिट करते हैं, और ड्राइंग्स जो है हमारी फर्म के लिए लॉस होती हैं, दैट्स वाई इट इज़ डेबिटेड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है W का। देन हेयर ऑल्सो गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज होगा। कैपिटल जो है फर्म को मिलती है, प्रोपराइटर देता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म प्रोपराइटर को वापस देगा। मतलब ये जो है यहाँ से पैसा, इसकी वजह से पैसा फर्म से बाहर जाता है। तो अब जब पैसा बाहर जाता है तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस हुआ। मतलब कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट एंट्री पास आउट करेंगे। क्या चीज़ होगी, इंटरेस्ट ऑन capital account would be debited because it is an expense for the firm, and जो हमारा capital account है that would be credited, क्योंकि ये फर्म की कैपिटल आना, इस फर्म की इनकम, ये हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अब हमें इसका जो है 12%, हमारे पास अमाउंट दे रखी है 10 लाख, हम इसका 12% कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वी आर हैविंग 1,20,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो आया 1,20,000, और हम सिंपली इसे यहाँ पे भी नोट डाउन कर लेंगे, एंड दैट्स क्वाइट सिंपल। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख and spent 5,000 on its carriage, 20,000 on its immediate repairs. Entire payment was made by check. तो अब अगर हम इसको समझे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, या हमें जो हर क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है वो क्या है। हमें ये तो पता है हमने ओल्ड मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि हमने पेमेंट जो है चेक से की है, क्वाइट सिंपल। बट यहाँ पे उन्होंने और एक्सपेंसेस दे दिए कि हमने 5,000 जो है कैरिएज पे स्पेंड किया था, 20,000 जो है रिपेयर्स पे स्पेंड किया था। तो इस केस में मतलब जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, चाहे हमें उसका कैरिएज पे करना है, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज पे करना है, उस पर कोई रिपेयर पे करना है, कुछ भी रिलेटेड टू दैट फिक्स्ड एसेट, तो हम उसकी टोटल अमाउंट लिखते हैं। तो हम उसके कैरिएजेस को अलग से शो नहीं करते। अब हमारी सिंपल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक इसलिए क्योंकि द पेमेंट हैज बीन मेड इन चेक। तो अमाउंट में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हम देखते हैं क्या आएगा। तो अब जो अमाउंट है वो सिर्फ हम 1 लाख नहीं लिखेंगे, उसकी तो सिर्फ मशीनरी है। उस 1 लाख में हम ये कैरिएज जोड़ेंगे एंड देन अगेन ये रिपेयर्स जोड़ेंगे, तो इट वुड बी 1,25,000। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे 1,25,000 मेंशन कर देंगे एंड दैट्स इट। नाउ हेयर वी आर हैविंग द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, और इसमें हमें गिवन है कि गुड्स वर
given as charity which were costing to us was 20,000 and selling price was 30,000. अब एक चीज़ अगर हम इसे समझे, एंट्री तो हमें समझ आ जाएगी, क्वाइट सिंपल है कि हमने गुड्स जो है एज ए चैरिटी दे दी है, तो हमारी दो चीज़ें अफेक्ट होंगी. एक तो चैरिटी का कोई अकाउंट बनाएंगे हम, ऑब्वियसली बात है, चाहे चैरिटी दे रिकॉर्ड तो हम उसको भी करेंगे, और दूसरा हमारे गुड्स गायब हुए, मतलब गुड्स गए हैं, तो हमारे परचेजेस अकाउंट इफेक्ट हुआ है. एंट्री वुड बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट. एंट्री क्वाइट सिंपल. अब हमें कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है कि एंट्री तो हमने कर दी चैरिटी टू परचेजेस, अब क्वेश्चन में हमें दो अमाउंट्स गिवन है, वन इज 20,000 एंड द नेक्स्ट इज 30,000, राइट. तो हम कौन सी वाली अमाउंट लिखेंगे? हम हमेशा जो चीज़ परचेज करके लाएं, सपोज मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी थी एंड आई हैव गिवन दैट अमाउंट एज चैरिटी, और मैंने किसी को जस्ट ऐसे ही दे दी, तो मुझे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 10 रुपीज़ ना. चाहे वो मैं रीसेल के लिए लाई थी, उसका सेलिंग प्राइस में 20 रखती, 30 रखती, 40 रखती, डजेंट मैटर. मुझे जो मेरी जो चैरिटी गई वो किस अमाउंट से गई? जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी, ना कि जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि चैरिटी हम कभी भी सेलिंग प्राइस समझ के नहीं करते. ऑब्वियसली वो जो हम खरीद के लाए हैं उसी प्राइस पे करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमारी चैरिटी होगी, तो अमाउंट आएगा 20,000 जस्ट. Now the next entry is also similar. Goods worth 25,000 were distributed as free samples. कि 25,000 के जो गुड्स थे जिनकी कॉस्ट 25,000 थी, वो हमने फ्री सैम्पल्स एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट किए. तो अब अगर हमें क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, हम फ्री सैम्पल्स क्यों देंगे? ऑब्वियसली बात है, अपने रिलेटिव्स को देंगे तो इट वुड बी गिफ्ट, राइट. तो हम फ्री सैम्पल्स क्यों देंगे? अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए. तो यहाँ पे हम कभी भी फ्री सैम्पल्स अकाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखते. वी ऑलवेज मेंशन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट. जब भी फ्री आप सैम्पल दे रहे हो, सैम्पल किस लिए दे रहे हो? ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को टेस्ट करें और अगेन उसकी परचेज करें, तो इसीलिए तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट ना. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि आपने कैश नहीं लगाया, आपने अपने स्टॉक का कुछ अमाउंट दिया है, and 25,000 would be the amount. Now the next entry is goods costing 1 lakh destroyed by fire. कि हमें 1 लाख के गुड्स का नुकसान हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो लॉस है वो परचेजेस में से चार्ज होगा. तो एंट्री क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट. ये जो लॉस है, ये लॉस हमें 1 लाख का हुआ, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो अमाउंट 1 लाख होगा. अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें ये चीज़ भी गिवन है कि जो भी हमारे को लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट ओनली. कि उन्होंने क्लेम एडमिट किया कि हाँ हमारा कुछ पैसा देना बनता है. तो जब वो क्लेम एडमिट कर रहे हैं, क्लेम को एडमिट करने की भी एक एंट्री पास आउट होगी, दैट वुड बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट. सॉरी, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ही आएगा डायरेक्टली. अगर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक अराइज हो सकती है. तो इट्स इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, जो अमाउंट जितने का था. अब पेमेंट उन्होंने जस्ट 60% की है ना. क्वेश्चन में गिवन है कि दे हैव जस्ट क्लेम्ड पेड क्लेम ऑफ 60%, तो 60,000 की ही उन्होंने पेमेंट की है. तो अब हम एंट्री क्या पास आउट करेंगे? सपोज अगर उन्होंने 60,000 की पेमेंट की है, तो 40,000 जो रिमेनिंग है वो हमारा लॉस हुआ ना, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ है, टू इंश्योरेंस कंपनी. सो हमारी ये एंट्री बनती है, और ये जो है प्रोपोर्शन बनता है हमारे अमाउंट्स का, जो हमें रिसीव हुआ है और जितने का हमें लॉस हुआ. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 15 लाख एट 6% फॉर 9 months. अभी तक एंट्री तो हमें बिल्कुल सेम है, हमें पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री रहेगी. लेकिन अब हमें जो चार्ज करना है, यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, दैट इज ऑफ पर एनम, मतलब 12 months की दे रखी है. लेकिन हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, दैट इज जस्ट फॉर 9 months. तो हम इसकी कैलकुलेशन में क्या चेंज आता है वो देखते हैं. एंट्री तो हम सिंपल पास आउट करेंगे.
तो हम अगर इस अमाउंट की कैलकुलेशन करें, अगर अब हम इसकी वैल्यू अमाउंट कैलकुलेट करें कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो जो कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख, उस पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 9 मंथ्स। तो जितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है उतने नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन में 12। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो हमारे पास आएगा 67,500। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। सो दैट वुड बी द एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव 12,000 ऑफ अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो पिछले साल हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, इस साल वो पैसे दे रहा है। तो ये भी केसेस हो सकते हैं, कभी आपको लगता है कि पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से या काफ़ी टाइम के बाद जो आपको पैसा मिल जाता है। आपने एक बार बैड डेट्स लिख दिए तो अब आप उस डेटर का तो नाम लिखेंगे नहीं, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इज रिसीव्ड बाय यू, कैश आपको मिल रहा है। किससे मिल रहा है, जो आपने ऑलरेडी बैड डेट्स लिख दिए थे। तो अब आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। द नेक्स्ट इज horse bought for 1,50,000 died, its carcass was sold for 10,000। तो horse हमने लाइफ स्टॉक खरीदा था which was of 1,50,000 और उसकी डेथ हो गई। और जो कारकास होता है, मतलब जो भी हमें जो रिमेनिंग होते हैं horse के, जो भी रिमेन्स होते हैं उन्हें हम कारकास बोलते हैं। उसके कारकास को भी हमने सेल किया और वहां से भी हमने पैसा अर्न किया, दैट इज 10,000। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, तो दिस वुड बी द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लाइफ स्टॉक। कैश अकाउंट 10,000, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रिसीव हुआ है, और 1,50,000 का लाइफ स्टॉक की वैल्यू थी। हमें लॉस हुआ 1,40,000 का, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिट कर दिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेड 1,20,000 एज रेंट, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग वॉज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर। तो अब हमने रेंट तो पे किया, तो हम सिंपल एंट्री कर सकते, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 1/3 ऑफ द बिल्डिंग वॉज यूज्ड बाय द प्रोपराइटर फॉर इट्स पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जो भी पर्सनल यूज के लिए, जो उसने खुद के लिए यूज किया है, दैट इज ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, सो वी विल बी डेबिटिंग रेंट अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट एंड देन क्रेडिटिंग द कैश अकाउंट। तो हमारे पास कैश तो हमारा 1,20,000 गया, बट उसमें से जो 1/3 परसेंटेज था दैट वाज ऑफ 40,000, वो हमारा ड्राइंग्स में गया। जो रिमेनिंग बचा दैट वुड बी 80,000, वो हमने रेंट पे किया, किसका, अपनी फर्म का। देन द नेक्स्ट एंट्री इज sold goods costing 60,000 to Dinesh against check at a profit of 40% on cost less 20% rate discount and paid 500 as carriage। और ये कैरिएज जो है कस्टमर से पे नहीं कराना। एंट्री सिंपल है, बट 2-3 चीज़ें इकट्ठी दे दी हैं, तो इसलिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप एंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आपको कौन सा अकाउंट कंसिडर करना है और उस अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आपको एंट्री बहुत आसान तरीके से यू विल गेट द एंट्री, राइट। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने गुड्स को सेल किया है और हमें पैसा भी रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, राइट। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अब अगर हम इसकी अमाउंट चेक करने के लिए देखें तो हमें गुड्स जो बोले वो 60,000 की कॉस्ट थी, प्लस उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगा के बेचा होगा। तो 40%, 60,000 का हमें 40% कैलकुलेट करना है, तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट आएगा 24,000। को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट इज 67,200। अब आगे हमें ये बोला हुआ है कि हमें कैरिएज पे करना है, बट वो कैरिएज कस्टमर पे नहीं करेगा। तो एंट्री क्या होगी, कैरिएज आउटवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड, अब आउटवर्ड और इनवर्ड में क्या कंफ्यूजन होती है। देखो, जब हम सेल्स करते हैं, सेल्स कर रहे हैं तो सामान बाहर जा रहा है, तो कैरिएज भी जो है वो बाहर जाएगा, कैरिएज आउटवर्ड। लेकिन जब परचेज करते हैं तो सामान फर्म के अंदर आता है, तो कैरिएज इनवर्ड यूज करेंगे। तो कैरिएज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू
कैश, क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं, 500 अमाउंट पे बोला है तो 500। अगर कस्टमर पे कर रहा है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर या तो अपने अकाउंट्स में करेगा या कैरियज वाला अपने अकाउंट्स में करेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 25,000। तो 25,000 का हमें चेक रिसीव हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला उसे हम कब डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। इस एंट्री में नहीं बोला, वो अगली एंट्री में है। तो डिपॉजिट की तो एंट्री आगे करेंगे, अभी जस्ट हमें चेक रिसीव हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं गया, चेक रिसीव हुआ। अभी हम जब उसे डिस्काउंट कराएंगे तो वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक पेपर चेक रिसीव हो तो उसकी एंट्री बनती है चेक्स इन हैंड और चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का जो भी अकाउंट है, टू कस्टमर्स अकाउंट। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? अब जो नेक्स्ट एंट्री में बोला गया है रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, की ये जो चेक हमने रिसीव किया है इसे अगर हम बैंक में डिपॉजिट करा दें तो हमारी क्या एंट्री बनेगी? अब बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि वो अमाउंट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो टू कस्टमर नहीं लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक को रिसीव कर चुके हैं, वो हमारी मर्जी है। हमारे पास एज वी ऑल नो कि हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम होता है उस चेक को डिपॉजिट कराने के लिए। तो हम उस जब भी हम डिपॉजिट कराएंगे हमारा बैंक अकाउंट तो तभी रेज करेगा, वरना तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि हम कहेंगे पैसा आ गया है, वो हमने बैंक में नहीं भेजा, बैंक कहेगा हमारे पास पैसा नहीं आया, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसीलिए ये जो चेक इन हैंड का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। देन द नेक्स्ट एंट्री इज एसेट्स गिवन है आपको, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है। तो आपको इसकी एक एंट्री पास आउट करनी है कि बिजनेस जो है अब आपने स्टार्ट किया है इन अमाउंट से, तो बताओ कैसी एंट्री होगी। तो इस केस में जो हम एंट्री पास आउट करेंगे वो एंट्री क्या होगी? हमें जितने भी एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है वो सारे एसेट्स को वी आर जस्ट गोइंग टू डेबिट ऑल दोज एसेट्स, की कैश जितना गिवन है वो, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, आपकी मर्जी है। डेटर्स के अगर नाम दे रखे हैं तो अलग अलग डेटर के नाम से अकाउंट बना दीजिए। अगर आपको कंबाइनली एंट्री पास आउट करनी है तो आप डेटर्स के अकाउंट से कंबाइन एंट्री में पास कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी आपको लाइबिलिटीज गिवन है, जैसे यहाँ पे बैंक लोन और क्रेडिटर्स ही गिवन है, तो वो आप ट्रांसफर करोगे हमेशा क्रेडिट साइड में। तो ये दोनों चीज़ें अपोजिट साइड ट्रांसफर होंगी। तो अब हम इनके अगर अमाउंट्स को चेक करें तो हमें क्लियरली विजिबल है कि हमारी जो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड की इक्वल नहीं है, इवन डेबिट साइड ज़्यादा है। तो जब क्रेडिट साइड शॉर्ट में जा रही है तो यहाँ पे हम टू कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं और साइड में मेंशन करते हैं बैलेंसिंग फिगर। जितने भी अमाउंट से ये साइड शॉर्ट जा रही है, यहाँ पे इस केस में 65,100 से शॉर्ट जा रही है तो हमने यहाँ लिख लिया। लेकिन इन अ केस कि हमारी ये वाली जो साइड है वो शॉर्ट जा रही हो इससे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट हो यहाँ पे कम अमाउंट हो, तो यहाँ पे हम एंट्री एक अकाउंट मेंशन कर देंगे, दैट वुड बी गुडविल अकाउंट। वहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में, और डेबिट साइड में अगर शॉर्टेज जा रही है तो वहाँ पे हमेशा गुडविल अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। So that's it for this chapter and I hope you understood it well. I have tried to cover up each and every entry in these series, in these videos. तो कोई भी एंट्री ओमिट नहीं की गई है। फॉर योर एग्जाम टाइम इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को नहीं जाना पड़ेगा, आपके पूरे चैप्टर में से समराइज करके जो सिलेक्टेड एंट्रीज हैं, सिलेक्टेड टाइप ऑफ एंट्रीज हैं, वही यहाँ पर अवेलेबल हैं। So all the best and stay connected for upcoming videos. Thank you.